क्या एक पेड़ बन सकता है स्कूल? क्या एक मास्टर बदल सकता है पूरे गांव का भविष्य? और क्या एक गरीब बाप अपने सपनों को हकीकत बना सकता है? रमेश और संगीता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन जैसे उनकी बेटी बड़ी हो रही थी, उन्हें उसकी पढ़ाई और उसके जीवन की चिंता सता रही थी। अब हमें पैसे बचाना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम बिटिया को पढ़ा पाएंगे। हाँ, हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, हम अपनी बिटिया को जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन फिर हमें उसे बाहर किसी गांव भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में तो स्कूल है ही नहीं। अगर हमें इसे बाहर भेजना पड़े, फिर तो यही बेहतर होगा कि हम भी बाहर ही रहने लगे। बाहर रहेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, रुपए क्या कमाएंगे? यहाँ हमारा अपना छोटा सा खेत तो है, जिसमें थोड़ी बहुत खेती करके हम कुछ तो कमा ही लेते हैं। बाहर रहेंगे तो न हम खेती कर पाएंगे और न ही कोई नौकरी। अगर आप ऐसा सोचेंगे, फिर तो हम अपनी बिटिया को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं एक बार मुखिया जी से बात करता हूँ, क्या पता वो हमारी बिटिया की पढ़ाई के लिए कुछ कर सके। ठीक है। रमेश मुखिया से जाकर अपनी बेटी की पढ़ाई की बात करता है। मुखिया जी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि कैसे भी हमारी बिटिया अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो कल को उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। अरे उसका जीवन अच्छा करने के लिए मैं अपना जीवन तो खराब नहीं कर दूंगा ना। अरे भाई, बहुत पैसा लगता है आजकल पढ़ाई में, और तुम्हारे पास तो खाने के रुपए भी नहीं होते। फिर उसकी पढ़ाई तुम कैसे पूरी करवाओगे? देखिए ना मुखिया जी, कुछ पैसे अगर उधार मिल जाए तो हम भी आपके पोते की तरह अपनी बिटिया को भी पढ़ा सकेंगे। भाई, मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं हैं और बिटिया को पढ़ाने में बहुत खर्च हो जाएंगे, इसीलिए इन सब में पढ़ो ही मत। और वैसे भी गांव में किसके बच्चे पढ़ाई करते हैं? अरे इस गांव में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बल्कि इसी तरह अपना जीवन बिता देते हैं। इसीलिए तुम भी ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो। रमेश मुखिया के यहाँ से निराश होकर लौट आता है। मैं तो पहले ही जानती थी कि मुखिया हमारी मदद नहीं करेगा। कोई मदद करे या ना करे, मुझे अपनी बिटिया को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मैं उसके जीवन को बेहतर बनाऊंगा, और इसके लिए मैं कल ही पास वाले गांव में जाकर वहां के एक मास्टर से बात करूंगा। ठीक है, आप चले जाना। अगले दिन रमेश पास ही के गांव में एक मास्टर जी से मिलने जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बिटिया को पढ़ा दूंगा, और अगर तुम्हारे पास रुपए ना हो तो भी कोई समस्या नहीं है, मैं उसे बिना रुपए के ही पढ़ा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। रमेश घर आता है और अपनी पत्नी संगीता को ये खुशी की बात बताता है। कितने बढ़िया है वो मास्टर जी, जो बिना रुपए के ही हमारी बिटिया को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, अब मैं रोज अपनी बिटिया को पास वाले गांव में उन मास्टर जी के यहाँ छोड़ कर आया करूंगा और लेकर भी आया करूंगा। रमेश रोज अपनी बिटिया को मास्टर जी के यहाँ छोड़ कर आता और फिर लेकर भी आता। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि उसकी बेटी पढ़ने लगी। एक दिन उसका पड़ोसी चमन उससे इस बारे में पूछता है। अरे भाई रमेश, ये तुम रोज बिटिया को लेकर कहाँ जाते हो? मैं इसे पास वाले गांव में मास्टर जी के यहाँ पढ़ाने ले जाता हूँ। पढ़ने? अरे भाई, इस गांव में आज तक कोई पढ़ा है? कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं तो अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा। दरअसल चमन की भी एक बेटी थी, लेकिन चमन ने कभी उसके भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन आज पहली बार रमेश से बात करने के बाद वो इस पर विचार करता है। मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, आखिर उसका पढ़ना जरूरी है। मैं कल से ही रमेश से बात करके अपनी मुन्नी को भी उन्हीं मास्टर जी के पास पढ़ने के लिए ले जाया करूंगा। अब अगले ही दिन चमन भी रमेश के साथ अपनी बेटी को मास्टर जी के पास पढ़ाने ले जाता है। आपको भी अपनी बेटी को पढ़ाने भेजना है? हाँ मास्टर जी, वो क्या है ना कि हमारे गांव में कोई पढ़ा ही नहीं, सब अनपढ़ ही हैं, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब से हम भी ध्यान देंगे, इसलिए आपके यहाँ लाए हैं अपनी बिटिया को। ठीक है, मैं आपकी बेटी को भी पढ़ाया करूंगा। बस
अब रमेश और चमन के बच्चों को पढ़ता देख गांव के बाकी माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर जी के पास भेजने लगते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। अब मास्टर जी के पास गांव के काफी सारे बच्चे हो जाते हैं। गांव के कम से कम नहीं तो 20 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं और इन सभी 20 बच्चों को रोज ही मेरे यहाँ आना पड़ता है। क्यों ना मैं खुद ही इन्हें वहीं इनके गांव जाकर पढ़ा दिया करूं? इससे इनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। मास्टर जी ऐसा सोचकर रमेश के गांव जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है मास्टर साहब। आप यहाँ आकर पढ़ाएंगे तो फिर हमारे लिए और सुविधा हो जाएगी। लेकिन मास्टर साहब पढ़ाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ तो कोई अच्छी जगह ही नहीं है पढ़ाने के लिए। जगह तो मैं यहाँ ढूंढ ही लूंगा। आखिर गांव में कोई ऐसी जगह तो होगी जहां मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकूं। किसी के पास कोई खाली खेत या जमीन हो तो मैं वहां भी बच्चों को पढ़ा दूंगा। हाँ, मेरा खेत है। आप चाहें तो बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर कोई जुगाड़ कर लें। ठीक है। रमेश मास्टर जी को अपने खेत में ले जाता है। मास्टर जी वहां पर एक तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें खेत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ तो बस खेत ही खेत है। अगर यहाँ हम बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे फिर तो बहुत ज्यादा रुपए लग जाएंगे और इतने रुपए अभी मेरे पास नहीं हैं। अब आप देख लीजिए मास्टर जी, आपको जैसे व्यवस्था करनी है वैसे कर लीजिए। बस हमारी बिटिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मास्टर जी और रमेश वहां से लौट रहे होते हैं और तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत ही घना पेड़ नजर आता है। रुको, हम वहां पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अरे मास्टर जी, वो पेड़ मुखिया के घर के बराबर वाली जमीन पर है। अगर आप वहां पर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुखिया हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल से उस पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करूंगा। अगले दिन मास्टर जी बच्चों को उस पेड़ के नीचे पढ़ा रहे होते हैं और जैसे ही मुखिया उन्हें ऐसा करते देखते हैं वो एक कुल्हाड़ी लेकर वहां आ जाते हैं। कब से यहाँ शोर हो रहा है? हटो तुम सब। मुखिया के आते ही सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। क्या हुआ? आप ये हाथ में कुल्हाड़ी लेकर क्यों आ रहे हैं? ये पेड़ काटने के लिए। क्यों? ये पेड़ तो बहुत घना है और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। ये शोर शराबा मुझे पसंद नहीं, इसीलिए ये पेड़ मैं काट कर रहूंगा। अब मास्टर जी भी वहां से हट जाते हैं और मुखिया उस पेड़ में कुल्हाड़ी मारने ही वाला होता है कि तभी उस पेड़ से एक आवाज सुनाई देती है। मुखिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो? मुखिया पीछे देखता है और वहां वो सेठ खड़ा होता है जिसकी वो जमीन होती है। अरे क्या हुआ? जब ये पेड़ मेरी जमीन पर है तो तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? वो इसलिए क्योंकि ये मास्टर यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाला है और इस वजह से यहाँ बहुत शोर होता है। तो क्या हुआ? ये मेरी जमीन है, तुम इस पर कुछ नहीं कर सकते। देखो सेठ, मैं इस गांव का मुखिया हूं, इसलिए मेरी बात सबसे ज्यादा मानी जाएगी। लेकिन आपको मुखिया इस गांव के लोगों ने ही बनाया है, इसलिए अगर आपने ये पेड़ काटा तो सोच लीजिए फिर ये लोग आपका क्या हाल करेंगे। अब मुखिया सब जगह नजर घुमाकर देखता है और गांव के काफी सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। मुखिया, तुम ये पेड़ काटकर बच्चों की पढ़ाई खराब करना चाहते हो, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो। हाँ, हम सबके बच्चे भी पढ़ेंगे जिस तरह तुम्हारी बिटिया पढ़ती है। हाँ मुखिया, ये लोग सही कह रहे हैं और वैसे भी ये पेड़ बहुत घना है। इस पेड़ के नीचे किसी को गर्मी भी नहीं लगती। अगर यहाँ मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुखिया थोड़ा शर्मसार हो जाता है और माफी मांगने लगता है। हाँ, शायद मैं ही गलत सोचने लगा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मास्टर जी, आप बच्चों को यहाँ आराम से पढ़ाइए। मुखिया चला जाता है और मास्टर जी सेठ का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सेठ जी, आज आपने अपने गांव के बहुत बच्चों की मदद की है।
इसमें धन्यवाद कैसा। मैं भी तो इस गांव से उस गांव सिर्फ इसलिए रहने गया था ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ स्कूल भी नहीं था। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इतने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हो, और अच्छा किया तुमने जो कल ही मुझे इस बारे में बता दिया। अब तुम चैन से यहाँ बच्चों को पढ़ाओ। अब मास्टर जी बच्चों को उसी पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और मास्टर जी का पेड़ के नीचे पढ़ाना इतना प्रसिद्ध होता है कि मास्टर जी के पास गांव के सभी बच्चे आने लगते हैं। और एक दिन मुखिया भी अपने पोते को लेकर मास्टर जी के पास आते हैं। हाँ मुखिया जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका पोता तो स्कूल में पढ़ने जाता था ना? हाँ मास्टर जी, लेकिन आपसे भी पढ़ लेगा तो कुछ चला थोड़ी ना जाएगा। लेकिन ये कोई स्कूल थोड़ी ना है। अरे ये स्कूल ही तो है। आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चों को और पढ़ाइए। और मैं कहता हूँ ये आपका स्कूल ही है, आपका खास पेड़ वाला स्कूल। नहीं मुखिया जी, ये मेरा स्कूल नहीं है, इन सभी बच्चों का स्कूल है, इनके माँ बाप का स्कूल है। ठीक है, फिर तो ये गरीबों का पेड़ हुआ। अब जो भी हुआ मुखिया जी, मैं तो यही पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही आपको मेरे पोते को भी पढ़ाना होगा। ठीक है मुखिया जी। अब इसी तरह मास्टर जी गांव के ज्यादातर बच्चों को उसी पेड़ के नीचे पढ़ाने लगते हैं। जहां गरीबों के बच्चे कभी पढ़ाई नहीं करते थे, वहीं अब वो पढ़ने लगे थे, और वो पेड़ गरीबों का पेड़ स्कूल बन चुका था।